हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सबसे पहले आज हम अकाउंटेंसी के पहले चैप्टर बात करेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को जानने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th के बिजनेस स्टडी में आपने देखा था कि सबसे पहले चैप्टर पर हमने डिस्कस किया था कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय में पैसा लगाता है, अकेले लगाता है, और वो लाभ हानि का तथा जितनी भी लायबिलिटीज होती है वो अकेला वहन करता है। उसी समस्या को, उसकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जन्म हुआ हमारा पार्टनरशिप का, या हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ। और पार्टनरशिप के बाद कंपनी का जन्म हुआ। कंपनी के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आती है कि आज की डेट में पार्टनरशिप क्या होती है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप क्या होती है, सभी लोग को पता है कि पार्टनर क्या होता है। अगर बात करें पार्टनर माने होता है एक सहयोगी, जो एक व्यक्ति रहता अकेला है लेकिन उसे दूसरे व्यक्ति की तलाश रहती है, दैट इज कॉल्ड टू द पार्टनर। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशंस ऑफ द टू पर्सन्स। पार्टनरशिप रिलेशंस ऑफ द टू पर्सन, यह दो व्यक्तियों का समूह होता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का यह समूह होता है जो किसी भी व्यवसाय में लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, और इनमें व्यवसाय का संचालन उनमें से सभी के द्वारा या उनमें से एक के द्वारा किया जाता है। वह कहलाता है हमारा पार्टनरशिप। बात आती है कि पार्टनरशिप की डिफिनीशन क्या होती है। देखिए, हर चीज का अपना एक एक्ट होता है। कहा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत कहा गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशंस ऑफ पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। जैसा कि इसकी डिफिनीशन से ही क्लियर है कि पार्टनरशिप क्या होता है। ये व्यक्तियों का समूह होता है और जो व्यवसाय में किसी भी प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार हुए हैं, और इस पार्टनरशिप में इस व्यवसाय का संचालन उनमें से एक के द्वारा या सभी के द्वारा किया जाता है। इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जो डिफिनीशन है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 के अंतर्गत दी गई है। सेक्शन 4 के अंतर्गत दी गई है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप 1932 के द्वारा उसमें ये कहा गया है कि पर्सन्स की जो लिमिटेशंस होती है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द पार्टनर्स, बट कंपनी एक्ट 2013 में पर्सन्स की संख्या को लिमिट कर रखा है कि कम से कम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 से अधिक इसकी संख्या नहीं हो सकती है। ये डिफिनीशन हमारी पार्टनरशिप की है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी की विशेषताएं। इनमें पहला हमारा है 2 or more persons required। साझेदारी की विशेषताओं में पहली विशेषता हमारी यह है कि साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा है कि पार्टनर्स की कोई भी निर्धारित संख्या नहीं होती है, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 ये कहा गया है कि पार्टनर्स की जो संख्या होती है वो मैक्सिमम 50 हो सकती है, 50 से अधिक नहीं होता है। इसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप, इन दैट टाइम यू विल बी राइट द 50। अगला होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स होता है ठहराव। हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप टू बी क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, नॉट टू बी क्रिएटेड बाय द लॉ। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की जो उत्पत्ति होती है वो क्रिएटेड बाय लॉ होती है, लेकिन पार्टनरशिप में इसका जो क्रिएशन होता है वो एग्रीमेंट में होता है, ठहराव के साथ होता है। नंबर 3,
एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। साझेदारी का निर्माण जो होता है किसी भी व्यवसाय को करने के लिए होना चाहिए। बिना व्यवसाय के साझेदारी का निर्माण नहीं कर सकता है, और व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो हमेशा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है व्यवसाय में लाभों का बंटवारा करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि दान देने के लिए। अगर कोई पार्टनरशिप अगर दान देने के लिए डेवलप की गई है तो उसे वो पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया जाता है। पार्टनरशिप में केवल वही चीज आती है जिसका हम ऐसे प्रॉफिट को जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट का मतलब होता है व्यवसाय की जो अगली विशेषता होती है, व्यवसाय में साझेदार स्वामी भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एजेंट इसलिए हो सकता है कि वह अपने कार्यों से अन्य व्यक्तियों को बाध्य कर सकता है, और स्वामी इसलिए होता है क्योंकि वह स्वयं अन्य साझेदारों के कार्यों से बाध्य होता है। नेक्स्ट, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। व्यवसाय का संचालन उनमें से सभी के द्वारा या उनमें से एक के द्वारा किया जा सकता है, इसकी अगली विशेषता है। और लास्ट है नो से पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अर्थात साझेदारी सल्लेख क्या होता है? साझेदारी सल्लेख को एक नाम से और जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं साझेदारियों के अंतः नियम। वास्तव में पार्टनरशिप डीड एक ऐसा प्रलेख होता है जिसमें पार्टनरशिप से संबंधित जितने भी नियम और शर्तें होती हैं वो सभी सारी चीजें पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप में लिखी होती है। हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप का जो निर्माण होता है ये किसी एग्रीमेंट के द्वारा होता है। एग्रीमेंट के द्वारा होता है, जैसा कि पीछे हमने बताया है कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट। जब भी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट जनरली वो ओरल भी हो सकता है और हमारा रिटन भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में किसी प्रकार के झगड़े से बचने के लिए जो रिटन होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड जो होनी चाहिए वो लिखित होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कुछ जो नियम और शर्तें जो लिखी होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म का मतलब ये होता है फर्म का नाम और पता, फर्म किस नाम से काम करेगी और इसका एड्रेस कहां होगा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत मेंशन की जानी चाहिए। फिर बात आती है नंबर 2, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर का मतलब होता है कि जो भी हमारी फर्म में जो जो पार्टनर इन्वॉल्व है उनका नाम और उनके पते इसमें मेंशन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं, मान लीजिए शरद, महेंद्र और आरकेएम। 3 पार्टनर हैं, शरद, एसकेएस, एमकेटी और आरकेएम। ये 3 पार्टनर हैं। फर्म के जो 3 पार्टनर हैं इनका नाम, इनका पता, किस मोहल्ले में रहते हैं, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत लिखी होनी चाहिए। अगला तीसरा है पार्टनरशिप डीड में इसका भी मेंशन होना चाहिए कि कैपिटल ऑफ पार्टनर। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि शरद ने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई, महेंद्र ने कितनी कैपिटल लगाई, रमेश ने कितनी कैपिटल लगाई, तीनों की कैपिटल किस किस अनुपात में लगाई या कितनी कितनी लगाई, ये चीज भी इसके अंतर्गत निर्धारित होनी चाहिए। जैसे शरद ने मान लीजिए 10 लाख लगाई, महेंद्र ने 8 लगाई और आरकेएम ने 5 लाख रुपए लगाई, तो ये कैपिटल होती है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर भी इसके अंतर्गत लिखा होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि जो साझेदार हैं शरद, महेंद्र, रमेश, ये तीनों पार्टनर हैं, इन्होंने अपनी कैपिटल जो लगाई है इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये मेंशन होना चाहिए कि पार्टनर्स की कैपिटल पर ब्याज मिलेगा अथवा नहीं। अगर मिलेगा तो वो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये चीज के अंतर्गत डिफाइन होनी चाहिए। अगला
ये भी दिया होना चाहिए ड्राइंग्स। ड्राइंग लिखते समय जरा ध्यान रखिएगा, ड्राइंग की स्पेलिंग DRAWING अपोस्ट्रोफिस के साथ S लगा होना चाहिए। ड्राइंग्स होती है, जनरली हम लोग ड्राइंग लिखते समय सिर्फ ड्राइंग लिख देते हैं, दैट मीन्स होता है आर्ट। ड्राइंग्स लिखिएगा, ड्राइंग मीन्स होता है आर्ट। आर्ट कितनी राशि का किया जाएगा ये भी इस चीज के अंतर्गत मेंशन किया जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप डीड में इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब भी कोई भी साझेदार कोई भी राशि व्यवसाय से निकालेगा तो उस पर जो ब्याज वसूला जाएगा फर्म पर, उसका परसेंटेज क्या होगा, इट इज ऑल्सो रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कोई भी आदमी अपनी कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल के बाद वो प्रॉफिट चाहता है कि हमें प्रॉफिट किस रेशियो में मिलना चाहिए, तो प्रॉफिट का भी मेंशन अगर में किया जाना चाहिए। अगर प्रॉफिट का मेंशन नहीं किया रहेगा तो कैपिटल, जैसे शरद ने 10 लाख लगाई, महेंद्र ने 8 लाख लगाई, रमेश ने 5 लाख लगाई, तो इस पर आपको अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सबको प्रॉफिट बराबर मिलेगा। शरद ने 10 लाख लगाई तब भी उतना मिलेगा, रमेश ने 5 लाख लगाई तब भी उतना मिलेगा, महेंद्र ने 8 लाख लगाई तब भी उतना मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मेंशन रहेगा, अगर कह दिया जाएगा कि 2:3:5 में किया जाएगा, तो पार्टनरशिप डीड में जब इसका उल्लेख है तो प्रॉफिट हमारा 2:3:5 में बटेगा। नहीं दिया है तो सबको वो इक्वली बांटा जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है सैलरी। पार्टनरशिप में ये भी, पार्टनरशिप डीड में ये भी सम्मिलित होना चाहिए, साझेदारों को वेतन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसका भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल जिसको बोलते हैं ख्याति। नए साझेदार के समय, नए साझेदार के प्रवेश के समय अथवा किसी भी साझेदार के रिटायरमेंट अथवा अवकाश ग्रहण के समय साझेदारी का लेखांकन, साझेदारी में ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म का मतलब यहाँ पर यह होता है कि फर्म की जो भी बुक्स हैं उनका अकाउंटिंग पीरियड क्या होना चाहिए, वो एनुअली होगा, क्वार्टरली होगा, 6 मंथली होगा। इट इज ऑल्सो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है अंकेक्षण। फर्म की जितने भी अकाउंट्स से बुकें हैं, क्या उनका अंकेक्षण किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस बेस पर किया जाएगा, ये भी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जानी चाहिए। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप का मतलब होता है किस तारीख से साझेदारी प्रभाव में लाई जाएगी, शुरुआत होगी, उसकी भी डेट इसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो साझेदारी की जा रही है वो कितने समय तक के लिए की जा रही है, स्पेसिफिक उद्देश्य के पूरा हो जाने के बाद क्या ये पार्टनरशिप समाप्ति मानी जाएगी या नहीं, इसका भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे वो किस प्रकार के अकाउंट्स में होंगे, करंट अकाउंट में, किस बैंक में होगा, इसका भी लेखा इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब ये होता है कि विवादों का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे हम लोग ड्राई क्लीन कराते हैं कपड़े, तो कपड़ों पे क्या होती है, एक रसीद दी रहती है, रसीद के पीछे लिखा रहता है कि समस्त प्रकार के न्यायालय दीवानी मुकदमे दीवानी न्यायालय में सुने जाएंगे, माने सुल्तानपुर में है तो सुल्तानपुर में सुने जाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी प्रकार का विवाद अगर पार्टनर्स के बीच अगर होता है तो विवादों का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, इसका उल्लेख पार्टनरशिप डीड में किया जाएगा। जनरली कभी कभी होता है कि कहते हैं ना पंच, जैसे गांव में सरपंच होते थे, ठीक है, तो 5 लोग मिलकर के किसी भी प्रकार का विवाद का निपटारा करते थे। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जो पंच होते हैं, पंच माने 5 लोग होते हैं, उनको बोलते हैं आर्बिटर। आर्बिटर के द्वारा क्या डिस्प्यूट्स का समाधान किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसका भी उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। 17 यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे।
इस केस में जब कोई भी साझेदार अगर दिवालिया घोषित हो जाता है तो उस केस में इसके डिसीजन को फॉलो किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। अगर इसका उल्लेख किया गया है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो गार्नर वर्सेस मरे के डिसीजन को लागू किया जाएगा कि नहीं। एक बात ध्यान रखनी है कि जब कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तभी इस केस के डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब होता है कि अगर 3 पार्टनर हैं, जैसे ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं, अगर तीसरा पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो सॉल्वेंट पार्टनर, ये दो जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं, सॉल्वेंट पार्टनर इनकी भरपाई करेंगे। इनके जो भी डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी मेट बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो भी डिफिशियंसी होती है वो सॉल्वेंट पार्टनर के द्वारा पूरी की जाएगी। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि गार्नर वर्सेस मरे का केस क्या था। ये बात बहुत पुरानी है, तब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। 1830 में ये केस सबसे पहले आया इंग्लैंड में। 1830 में इंग्लैंड में ये केस आया। उस समय 3 पार्टनर थे। पहला था गार्नर, दूसरा थे मरे और तीसरे थे विल्किंस। ये 3 पार्टनर थे। तीसरा पार्टनर दिवालिया घोषित हो गया, विल्किंस जो है दिवालिया घोषित हो गया। तो इसकी जो भी डिफिशियंसी थी, तो नियम ये होता है कि जो भी डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी मेट बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। दोनों पार्टनर इसकी कमी को पूरा करेंगे, ये ध्यान रखिए। जब ये डिसीजन कोर्ट में गया तो कोर्ट में जाने के बाद जज ने अपना जो डिसीजन दिया, जज ने डिसीजन ये दिया कि यदि आपकी पूंजी कैपिटल अगर आपकी फिक्स कैपिटल है आपकी, यदि कैपिटल, तो इनिशियल जो स्टार्टिंग में जो आपने कैपिटल लगाई थी, जैसे मान लीजिए गार्नर और दूसरा था आपका मरे, मान लीजिए इन्होंने 5 लाख लगाई थी कैपिटल, इन्होंने 3 लाख लगाई थी, तो इनका जो भी रेशियो होगा 5:3 के रेशियो में जो भी कमी विल्किंस की रही होगी, दैट इज मेट बाय गार्नर एंड मरे। फिर समझिए, विल्किंस की जो भी डिफिशियंसी थी, ये 5:3 के रेशियो में गार्नर और मरे के द्वारा ये निश्चित की जाएगी। कोर्ट ने पहला निर्णय ये दिया। दूसरा निर्णय इन्होंने दिया कि व्हेन योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जब आपकी पूंजी अस्थिर होगी, उस केस में क्या होगा कि जितने भी आपकी कैपिटल का समायोजन करने के पश्चात, कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी जो भी ओपनिंग कैपिटल थी, जैसे मान लीजिए 5 लाख और एक थी 8 लाख, इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कैपिटल जितने भी एडजस्टमेंट थे, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आपकी कैपिटल रिमेनिंग होती है, जो भी कैपिटल आपकी बचती है, उस कैपिटल के रेशियो में इसका समाधान किया जाएगा। यही था गार्नर वर्सेस मोरे। ध्यान रखिएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो इनिशियल होता है वो ओपनिंग बैलेंसेस के आधार पर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आफ्टर द एडजस्टमेंट जो भी कैपिटल का आपका बैलेंस बचेगा उसके आधार पर उसके डिफिशियंसी को पूरा किया जाता। इसीलिए वो जाता है यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे का केस जो है अप्लीकेबल किया जाएगा। रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। जब ध्यान दीजिएगा, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जब पार्टनरशिप डीड हमारा अगर साइलेंट होता है, अगर पार्टनरशिप डीड का उल्लेख पार्टनर में नहीं किया रहता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं। उनमें पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अगर पार्टनरशिप डीड में लाभ हानि किस अनुपात में बांटी जाएगी, अगर इसका मेंशन नहीं किया है तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो इक्वली बांटा जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट रहती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया है तो उस कंडीशन में दे विल बी डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वली। सेकेंड, सैलरी ऑफ पार्टनर। अगर साझेदारों के वेतन के संबंध में यदि कोई बात नहीं की गई है तो साझेदारों को कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, कमीशन ऑफ ए पार्टनर। कमीशन ऑफ ए पार्टनर के संदर्भ में यदि पार्टनरशिप डीड में अगर यदि कुछ नहीं कहा गया है तो कोई भी कमीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है तो साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कुछ नहीं दिया जाएगा, माने फर्म को किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने का अधिकार नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म में अगर पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, हानि होने की दशा में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यदि चाहे इसका पार्टनरशिप डीड में उल्लेख भी अगर हुआ रहेगा तब भी इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस होने की कंडीशंस में नहीं दिया जाता है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है एक निश्चित लाभ के आधार पर ही दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के संदर्भ में कहा गया है यदि किसी साझेदार ने फर्म को अगर कोई भी रुपया कोई भी पूंजी उधार दे रखी है तो उस केस में चाहे पार्टनरशिप डीड आपका साइलेंट है उस केस में भी 6% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है रिगार्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। कहने का ये सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि पार्टनरशिप से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको किस तरीके से लिखा जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पीछे सोल ट्रेडर में देखा था कि हम 3 प्रकार के अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जैसे सोल प्रोप्राइटर में हम लोग क्या करते थे, डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट पर हम सारे ट्रांजैक्शन करते थे। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी हम डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट पर सारे ट्रांजैक्शंस को करते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर में हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड हम बनाते थे बैलेंस शीट। ये लेकिन चीज क्या होती थी, ये हमारी सोल ट्रेडरशिप में होती थी। आज पार्टनरशिप जब हमारी होती है तो पार्टनरशिप में ये अकाउंट्स तो बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ एक अकाउंट और बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सोल ट्रेडर में हम लोग 3 प्रकार के अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में एक नया अकाउंट और बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वास्तव में अब बात आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या अंतर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने पीछे देखा था कि हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा
ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसे हम बनाते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहा जा सकता है कि जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू बनाते थे, तो पार्टनरशिप अकाउंट में पार्टनरशिप में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि समायोजन खाता। ये इसलिए बनाया जाता है कि साझेदारों को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, उन दोनों को बांटने के लिए पार्टनर्स के बीच बात ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स के बीच होने वाले प्रॉफिट्स और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। बात यह भी आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि हमने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है और इसमें हम प्रॉफिट्स या लॉस जो भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि प्रॉफिट आया है तो वो प्रॉफिट हम इधर ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर जो आएगा ये प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट का जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। और यदि कोई इंटरेस्ट होगा तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की है उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। अब बात आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भेजी जाने वाली मदें कौन सी होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में भेजी जाने वाली मदें होती हैं, जैसे लिखा हुआ है पहला टू सैलरी। अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी दी गई है तो इधर आएगी टू सैलरी। अगर लिखा है टू कमीशन कोई आपका है, कमीशन भी इधर आपका आएगा। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अगर दिया है, पार्टनरशिप डीड में अगर दिया है तो देना है, तो जितने पार्टनर्स है पार्टनर्स के इंटरेस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये भी ध्यान मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रॉफिट से रिजर्व बनाया गया है तो रिजर्व भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब इतनी चीजें कर लेते हैं तो इस साइड में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में आएगा, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी रेशियो दिया है पार्टनर्स के बीच का, जो भी रेशियो दिया है वो रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर कोई रेशियो नहीं दिया है तो वो इक्वली बांटा जाएगा, कि जैसा कि पार्टनरशिप डीड में पीछे आपको बताया जा चुका है।